हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ईटीसी हब। मैं अंकित भैया आपका स्वागत करता हूं हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल। तो आज की जो क्लास है, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे अलैंगिक जनन के बारे में, और आज की जो क्लास है वो लैंगिक जनन के बारे में है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो हमारे चैनल पे जाइए, वो क्लास पड़ी हुई है, आप जाके देख सकते हैं पहले वो क्लास, फिर आके ये क्लास देखिएगा, तब आपको अच्छी से समझ में आएगी। ठीक, चलो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा मेरे जो ये वीडियो है इसको तुम लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जो मैं और वीडियो बनाऊं, अच्छी अच्छी जो मैं वीडियो बनाऊं क्लास की, वो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक, तो चलो बिना किसी देरी के आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, पिछले क्लास में हम लोग अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक, अलैंगिक जनन के प्रकार, ये सारे चीज उस क्लास में डिस्कशन हम कर चुके थे। ठीक, तो आज की जो क्लास है बेसिकली लैंगिक जनन के बारे में है। चलिए पढ़ते हैं हम लोग लैंगिक जनन के बारे में। अगर ये वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो जल्द से जल्द लाइक कर दो। चलिए, लैंगिक जनन। ठीक, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रही होगी। तो बुआ कह रहा है, लैंगिक जनन विपरीत लिंग वाले भिन्न जीव अगुणित नर तथा मादा युग्मक का निर्माण होता है। देखो, अलैंगिक जनन पहले हम पढ़ चुके थे, उसमें एक ही जनक से संतति बनती थी। लेकिन लैंगिक जनन में होता है बुआ, दो जनक भाग लेते हैं, वो भी अलिंग गुण सूत्र वाले, अलिंग गुण वाले, यानी कि एक नर होगा तो दूसरा मादा होगा। ठीक, कह रहा है यह युग्मक आपस में संयोजित होकर युग्मनज का निर्माण करते हैं, जो विभाजन करके नए जीव बनाते हैं। यानी कि बुआ देखो, नर युग्मक एक मैं आपको समझाना चाहूंगा। जैसे देखो, नर युग्मक जो होता है बुआ, एक सेकेंड, युग्मक वो होता है हमारा शुक्राणु, और मादा युग्मक जो होती है हमारी, वो होती है हमारी अंडाणु। ठीक, तो ये दोनों आपस में संयोजन करके, यानी आपस में मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं। किसका? युग्मनज, युग्मनज का निर्माण करते हैं। दिक्कत यहां तक? चलिए आगे समझ गए, ये समझ गए थे आप। अब देखिए आगे ध्यान से, आगे बुआ अब कुछ ना लैंगिक जनन की कुछ विशेषता होती है, ठीक, जो कुछ फॉलो करनी होती है। तो सबसे पहले लैंगिक जनन के लिए जनक होना चाहिए, माता पिता होगी तब ना संतति बनेगी रे। कहते हैं अधिकांश जंतुओं एवं पादप में लैंगिक प्रजनन द्विजनकीय होते हैं। द्विजनकीय कहने का मतलब क्या? दो गो जनक होते हैं। हम लोग को जन्म दिया दो जनक है, एक माता और दूसरा पिता। तो उसी प्रकार क्या होता है, अधिकांश जंतुओं एवं पादप में प्रजनन द्विजनकीय होते हैं, जिनमें दो प्रकार के परिपक्व नर एवं मादा जनक होते हैं। दिक्कत? ठीक, ये होते हैं हमारे जनक, एक माता और दूसरा पिता, जो कि जनन की क्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप नर युग्मक एवं मादा युग्मक मिलते हैं। मिलने के बाद युग्मनज बनाते हैं, और फिर युग्मनज आगे चलकर भ्रूण में परिवर्तित हो जाते हैं। दिक्कत? लैंगिक अंग बुआ, अगला जो है हमारा लैंगिक अंग है, क्या कहता है, इनमें दो प्रकार के लैंगिक अंग भाग लेते हैं। पहला नंबर, एक होगा नर हमारा और दूसरा होगा मादा लैंगिक अंग। ठीक, एक नर लैंगिक अंग, दूसरा मादा लैंगिक अंग। दिक्कत? आगे देखते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, हमारा जनक आ गया, जनक के बाद लैंगिक अंग आ गया, उसके बाद जो होगा बुआ युग्मक आएंगे। क्या आएंगे? युग्मक। कहता है युग्मक वह लैंगिक कोशिका है जो जनन की क्रिया में भाग लेती है, ये हमेशा अगुणित होते हैं। यानी कि जनन की क्रिया में जो भाग लेंगे, नर का जो युग्मक है शुक्राणु, और मादा का युग्मक जो अंडाणु है, वो अगुणित होते हैं। क्या होते हैं बुआ? अगुणित। जो कि किस में भाग लेंगे? लैंगिक जनन में भाग लेंगे, जनन की क्रिया में क्या करेंगे? भाग लेंगे। नर युग्मक जो होते हैं बुआ चल होते हैं, जिन्हें शुक्राणु कहा जाता है, वही मादा युग्मक अचल होते हैं, जिन्हें
अंडाणु कहा जाता है। यानी नर युग्मक जो होते हैं वो हमारा शुक्राणु वो ट्रेवल करते हैं, यानी कि चल चल होते हैं, और अंडाणु जो होते हैं बुआ वो अचल होते हैं, वो फिलोपियन नलिका में जाके इंतजार करते हैं किसके, तो नर युग्मक का। ठीक, अब देखो युग्मक बन गया हमारा, नर युग्मक मादा युग्मक भी बन गए। हम ये जान गए कि नर युग्मक जो होते हैं वो चल होते हैं और मादा युग्मक जो होते हैं वो अचल होते हैं। दिक्कत, नर युग्मक को हम शुक्राणु कहते हैं, मादा युग्मक का अंडाणु कहते हैं। अब उसके बाद जो क्रिया होती है बुआ वो आती है हमारी निषेचन। क्या होती है? निषेचन। ध्यान से देखेंगे इसको, कहता है इसमें दो प्रकार के अगुणित युग्मक होते हैं। बेसिकली दो प्रकार कौन कौन होंगे? एक वो हमारा जो नर युग्मक था हमारा शुक्राणु से, शुक्राणु, और दूसरा का जो हमारा अंडाणु था वो होंगे। ठीक, तो इनमें दो प्रकार के अगुणित युग्मक होते हैं जो आपस में संयोजन करके युग्मनज बनाते हैं, जिन्हें हम निषेचन कहते हैं। यानी कि देखो निषेचन की आपकी एग्जाम में अगर परिभाषा पूछता भी है, कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, तो आप निफिकिर होकर बताइएगा नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयोजन की क्रिया या संलयन की क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। यानी नर युग्मक एवं मादा युग्मक जब मिलेंगे उस मिलन की क्रिया को हम लोग कहते हैं निषेचन, और निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनते हैं हमारे। क्या बनते हैं? निषेचन के परिणाम स्वरूप हमारा युग्मनज बनते हैं। आगे हम लोग देखेंगे बुआ ध्यान से, नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु के मिलने की क्रिया को निषेचन, जो कि हम अभी बता चुके हैं। ठीक, नर युग्मक एवं मादा युग्मक अंडाणु जब नर युग्मक शुक्राणु एवं मादा युग्मक अंडाणु जब मिलेंगे उस मिलने की क्रिया को हम लोग कहते हैं क्या हुआ? निषेचन। ठीक, आगे देखिए, निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है, हम बता चुके हैं आपको। दिक्कत इसमें नहीं, तो आगे हम लोग देखते हैं। आगे बुआ आता है हमारा युग्मनज। अभी हम लोग देखो यहाँ पे युग्मनज बनाए थे ना, यानी निषेचन के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है? युग्मनज का। वही युग्मनज देखो क्या है, एक सेकेंड, युग्मनज देखो, कहता यह एक एक कोशिका द्विगुणित संरचना बनाती है जिनमें बार बार कोशिका विभाजन होने पर नए प्राणी का निर्माण होता है। जैसे देखो बुआ, जैसे मान के चलो ये अंडाणु है, ठीक, ये हमारा शुक्राणु है प्यारा सा, ठीक, ये दोनों आपस में मिले, ठीक, मिला तो हमारा बना बुआ युग्मनज। क्या बना? युग्मनज। युग्मनज, युग्मनज बने। और ये युग्मनज जो होंगे बुआ, ये इसमें बार बार कोशिका विभाजन होगा। क्या होगा? बार बार कोशिका का विभाजन होगा। ये है इसमें एगो एगो, तो ये नर वाला आया, ये मादा वाला पहले से 2 से 4 बनाएगा, 4 से 8 बनाएगा, 8 से 16 बनाएगा, यही दुगुनित बढ़ते चला जाएगा। ठीक, 32 तक जाता है, 32 के बाद वो रुक जाती है, व्यवस्थित हो जाती है। जब हम मानव जनन पढ़ेंगे ना 3rd चैप्टर, उसमें आपको डिटेल में अच्छा से समझा देंगे। ठीक, अभी बेसिकली इतना ही जानो। दिक्कत, अब देखो आगे ध्यान से, जीवन हमारा इतना ही था। ठीक, अब खत्म हो गया। अब देखो जीवन चक्र की अवस्थाएं, जीवन जीवन संबंधित प्राणियों के जीवन चक्र की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती है। यानी जीवन चक्र की 3 अवस्था होती है। कौन कौन? तो पहला होता है वो हमारा किशोरावस्था, फर्स्ट हमारा किशोरा, सेकेंड प्रजनन अवस्था, और थर्ड जीर्णावस्था। ठीक, देखो ध्यान से, ये हमारा किशोरावस्था। किशोरावस्था क्या है? किशोरावस्था ध्यान से पढ़ लेंगे। करेक्ट, किशोरावस्था वह अवस्था है, करेक्ट, किशोरावस्था वह अवस्था है जो लगभग 10 से 18 वर्ष की आयु के बीच होती है। ये जो अवस्था होती है बुआ 10 से 18 वर्ष, कहीं कहीं आप 12 से 18 भी देख लोगे तो कंफ्यूज मत होना। यानी कि 12 से 18 या 10 से 18 के बीच में ये अवस्था आती है। ठीक, इस अवस्था इस समय शरीर की शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक परिवर्तन तेजी से होता है। इस समय ये जो अवस्था होती है बुआ किशोरावस्था, इसी में ध्यान से समझो, इसी में आप लंबे होंगे, आपके फेस पर दाढ़ी आएगी, मूछें आएगी, ठीक, आपका आवाज भारी होने लगेगा। ठीक, तो वो जो अवस्था किशोरावस्था में होती है, और ये जो अवस्था होती है वो इतना पावरफुल अवस्था होती है ना, इस अवस्था में या तो इंसान पूरी तरह से सुधर जाएगा अगर सुधरना चाहे तो, नहीं तो पूरा तरह से बिगड़ जाएगा।
यही अवस्था जो किशोरावस्था होता है ना, इस समय जितने भी हार्मोन होते हैं ना, सब एक्टिव रहते हैं। ठीक, इस यह अवस्था में या तो इंसान पूरा तरह से सुधर जाए, अगर बच गया तो पूर्ण तरह सुधर जाएगा, नहीं तो अगर बर्बाद हुआ तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। यही अवस्था में, इसी अवस्था में ना पूरा जो ब्रेन होता है एक्टिव होता है, कभी भी लड़ने का, हमेशा लड़ने के मूड में रहोगे। ठीक, इस अवस्था में प्रजनन अंग परिपक्व हो जाते हैं और प्रजनन क्षमता विकसित हो जाती है। ये जो अवस्था होती है इसमें प्रजनन अंग जो होते हैं वो आप परिपक्व हो जाते हैं पूर्ण तरह से, और प्रजनन क्षमता भी विकसित हो जाती है उसमें, यानी इतना विकसित हो जाता है कि एक नए जीव को जन्म दे सकता है किशोरावस्था में जाते ही। ठीक, इस परिवर्तनों का मुख्य कारण हार्मोन है। हम क्या बोले, हार्मोन है। ठीक, इस जितना भी कारण होते हैं वो सब हार्मोन है। आपको गुस्सा आ रहा है, आपको प्रेम आ रहा है, आप किसी से घृणा करने लगे हैं, या किसी पे आपको गुस्सा आ रहा है, सबका कारण क्या है, हमारा सबका कारण हार्मोन है। सब हार्मोन का खेल है। जितना भी देख रहे हो ना, आपको प्यार हो रहा है, ठीक, आप गुस्से हो रहे हैं, आपको आप इरिटेट हो रहे हैं, सब किसका है कमाल, सब है बुआ हार्मोन का कमाल। ठीक, समझ गए, कोई प्यार वार और कोई गुस्सा नहीं होता, सारा जो खेल है सारा हार्मोन का खेल है। ठीक, कहता है किशोरावस्था को पादप में कायिक अवस्था कहते हैं। अब देखो ध्यान से, हमने पिछले जो वीडियो थी, पिछले जो क्लास थी उसमें आपको कायिक प्रबंधन पढ़ाए होंगे। जिस बच्चे को पता होगा कमेंट में वो इसका परिभाषा दे देना, तो हम पढ़ाए थे पीछे, या बता देना हमको कायिक प्रबंधन क्या है या कायिक अवस्था क्या है। यानी कि किशोरावस्था को पादप में कौन सी अवस्था कहते हैं, कायिक अवस्था कहते हैं। दिक्कत आगे देखो, हम लोग आगे आता है बुआ, अभी हम लोग ध्यान ध्यान से देना, तो अभी हम लोग किशोरावस्था पर पढ़े हैं। ठीक, किशोरावस्था पढ़े हैं, और अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है हमारा प्रजनन अवस्था। कौन सी अवस्था, प्रजनन अवस्था। कहते हैं प्रजनन अवस्था वह अवस्था है जिनमें जीव संतति उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। ये जो अवस्था होती है ना, इस अवस्था में इंसान संतति को जन्म दे सकता है, यानी अपने संतान को जन्म दे सकता है। उसका शरीर जो है पूर्णतः डेवलप हो गया है, प्रजनन पूरी तरह से परिपक्व हो गया है। इस अवस्था में एक इंसान संतति को, अपने संतान को जन्म दे सकता है। ठीक, मनुष्य में यह अवस्था किशोरावस्था के बाद शुरू होती है। जो अवस्था होती है वो किशोरावस्था के जस्ट बाद, 18 में खत्म हुआ, 18 के बाद ये अवस्था शुरू हो जाती है। दिक्कत, इस अवस्था में जनन अंग पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। ये जो अवस्था होती है इसमें जनन अंग जो होते हैं वो पूर्ण तरह से विकसित हो जाते हैं। दिक्कत, पुरुष में शुक्राणु बनने लगते हैं। पुरुष जो होते हैं बेसिकली तो शुक्राणु बनने 12 साल की अवस्था जो होती है वहां से शुक्राणु बनना प्रारंभ हो जाता है, लेकिन पूर्णतः शुक्राणु बनने लगता है 18 साल की, जब ये अवस्था में आप घुसिएगा तब। महिला में अंडोत्सर्ग एवं मानसिक धर्म नियमित होने लगती है। मानसिक धर्म मतलब होता है वो है जो महीने में जो आर्तव चक्र आता है, उसे मानसिक धर्म कहते हैं। 12 साल के बाद हर महीने में आर्तव चक्र आने लगता है। ठीक, महिलाओं में अंडोत्सर्ग और मासिक धर्म नियमित होने लगती है, निरंतर महीने महीने आने लगेगी। ठीक, इस अवस्था को नियंत्रण लैंगिक हार्मोन, ठीक, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन करते हैं। ये जो इसको जो कंट्रोल करते हैं वो ये 3 को जो हार्मोन देख रहे हो ना, यही करते हैं इसलिए। दिक्कत, आगे हम लोग देखते हैं। आगे अब देखो, हम लोग 3 अवस्था यहाँ पे देखे थे ना, जीवन चक्र की मुख्यतः 3 अवस्था, इसमें से हम 2 देख लिए, किशोरावस्था, प्रजनन अवस्था। अब लास्ट जो है हमारा हुआ जीर्णावस्था। कहाँ है, ये रहा जीर्णावस्था। ठीक, जीर्णावस्था देखेंगे। कहता है जीर्णावस्था जीवन चक्र की वह अवस्था है जिनमें शरीर की कार्य क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। देखो ये जो अवस्था होती है ना, ये बुढ़वा वाला अवस्था होती है। जो बूढ़े लोग, बूढ़े दादी मामा जो होंगे ना, देखना उसकी जो कार्य करने की क्षमता होगी वो कम हो जाएगी। ठीक, दिन भर चौकी पर बैठे रहेंगे, कोई काम करेंगे नहीं, आराम से बैठे रहेंगे। ठीक, इस अवस्था में बुढ़ापा लक्षण दिखाई देने लगते हैं। अभी जस्ट हम आपको बताएं, जो इंसान बूढ़े बूढ़े हो जाते हैं वो जीर्णावस्था उसको कहते हैं। बुढ़ापे की अवस्था को हम लोग जीर्णावस्था कहते हैं। मांसपेशियां कमजोर होने लगती है तथा त्वचा पर झुर्रियां पड़ने लगती है। आप देखना उनका फेस देखोगे, हाथ देखोगे ना, सब लटक जाता है। उसकी जो मांसपेशियां होती है सब पे झुर्रियां पड़ने लगती है। आप अपने दादी को देखना, चाहे तो दादा को देखना, नहीं तो नाना नानी को देख ले। ठीक,
वो जो अवस्था उनके फेस पर देखना पूरी झुर्रियाँ निकलने लगती है। आगे, बाल सफेद होने लगते हैं और दृष्टि व सुनने की क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है। अब देखना, दादी उदी जो होगी आपकी, वो उनकी रोशनी, आँख की जो क्षमता होती है कम हो जाती है, उनको ठीक से दिखाई नहीं उनको देता होगा। ठीक, सुनने में उनको कठिनाई होती होगी। आप एक बार बोलते होंगे उनको सुनाई नहीं देता होगा, तो तीन बार आप बोलते होंगे, 4 बार बोलते होंगे, ज़्यादा बोलते बोलते आप इरिटेट हो जाते होंगे, तो एकदम कस के बोलते होंगे। ठीक, ऐसा ही होता है सबके साथ। ये अवस्था ऐसा ही है जिसमें सुनने की क्षमता तथा देखने की क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है। इसलिए दादी सब बुढ़ापे में ऑपरेशन करवाते हैं, तब करिया चश्मा दे दिया जाता है उनको, आराम से लगा के दिन भर घूमते रहती है। ठीक, प्रजनन क्षमता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। प्रजनन क्षमता जो होती है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। दिक्कत, अब देखो ध्यान से, ये 3 गो अवस्था थी। अब कहता है लैंगिक दृष्टि से, लैंगिक दृष्टि से 2 प्रकार के पुष्पधारी होते हैं। वो लैंगिक दृष्टि से 2 प्रकार के पुष्पधारी होते हैं। एक होता है बुआ मोनोकार्पिक, दूसरा होता है पोलोकार्पिक। ठीक, पोलीकार्पिक, सॉरी, ध्यान से देखो। मोनोकार्पिक क्या होते हैं? मोनोकार्पिक जीवन में केवल एक बार पुष्प एवं फल देते हैं। ये जो पौधे हैं बुआ पुष्पधारी है, ये अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार पुष्प धारण करेंगे और एक बार ही फल भी धारण करेंगे। ठीक, फल बनने के बाद पौधे मर जाते हैं। जब फल हो जाएगा, इसमें पूर्णतः पक जाएगा, उसके बाद ये पौधा मर जाएगा। जीवन काल सामान्यतः छोटे होते हैं, इसके जीवन काल सामान्यतः छोटे होते हैं, क्योंकि एक बार फल देंगे मर जाएंगे। प्रजनन केवल एक बार होता है, सिंपल सी, प्रजनन भी एक बार होगा। जैसे कि गेहूं, धान, बांस, केला। बांस जो होते हैं बुआ 50 से 60 वर्ष में शायद एक बार पुष्प धारण करते हैं। ये गेहूं को देखना ना, एक बार रोपोगे, खेत में हो जाएगा, फिर उसको काट के ले आते हैं, बस। उसके बाद अगर मान के चलो गेहूं को आप तोड़ लेते हैं, ठीक, और फिर आप सोचते हैं दोबारा उसमें से गेहूं हो जाए, तो नहीं होगा। हम पूरे पेड़ को काट लेते हैं, फिर दौनी करवा के भूसा अलग, अनाज अलग कर लेते हैं। सेम इसका उल्टा होता है हमारा पोलीकार्पिक। ठीक, ये होता है बुआ जीवन चक्र में कई बार पुष्प एवं फल देंगे। ये हर वर्ष फूल देंगे, फल देंगे। ठीक, फल बनने के बाद पौधा जीवित रहता है। फल जब हो जाएगा एक बार, तो पौधा जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। ठीक, क्योंकि अगले बार उसको फिर फल देना है। जीवन काल सामान्यतः लंबे होते हैं। इसका जीवन काल, क्योंकि बार बार इसको फल देना है, तो जीवन इसकी लंबी होगी। प्रजनन बार बार होगी इसमें, सिंपल सी। जैसे कि आम, अमरूद, नीम, नारियल, गुलाब, ये सब पौधा आप देखोगे ना, इसमें अभी आम हो गया, फिर अगला साल फिर आम होगा, फिर आम होगा, आम होते रहेगा। ये थोड़ी ना कि हम एक बार आम देने के बाद वो पौधा मर जाता है, नहीं ना। तो पॉली, एक चीज और समझ लो, मोनो मतलब होता है बुआ एक, मोनो मतलब एक जो कि एक बार पुष्प देगा। अब पोली मतलब होता है अनेक, जो कि कई बार वो फल देगा। ठीक, मोनो मतलब एक, पोली मतलब अनेक। ठीक, आगे जो बुआ होता है जंतुओं में प्रजनन। अभी तो हम लोग पादप देखे थे, अब जंतुओं में प्रजनन कहता है बुआ प्रजनन काल के आधार पर जंतु 2 प्रकार के होते हैं। प्रजनन काल के आधार पर जंतु जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मौसमी प्रजनन और दूसरा होता है सतत प्रजनन। ठीक, मौसमी प्रजनन जो होते हैं बुआ, ध्यान से देखेंगे, मौसमी प्रजनन, प्रजनन, एक सेकंड बुआ, तो चलो बुआ स्टार्ट करते हैं फिर से। कहाँ पे थे? यहाँ पे। कह रहा है प्रजनन काल के आधार पे जंतु 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मौसमी प्रजनन, दूसरा होता है सतत प्रजनन। मौसमी प्रजनन की अगर मैं बात करूं, तो ये विशेष मतलब मौसमी प्रजनन वर्ष के एक निर्धारित काल में प्रजनन करते हैं। यानी कि एक समय पीरियड होगा जिसमें ये प्रजनन करेंगे। ठीक, यानी कि जैसे आप मेढक देखोगे तो बारिश के मौसम जब होंगे ना, तब ये अपने प्रजनन करते हैं। छिपकली देख लोगे, छिपकली जो होते हैं एक निश्चित समय में ही प्रजनन करते हैं, ऐसे आपको नहीं दिखेगी। अधिकतर पक्षी देखोगे वो ऐसे ही प्रजनन करते हैं। ठीक, लेकिन सतत की अगर मैं बात करूं, सतत प्रजनन, तो सतत प्रजनन में उनकी लैंगिक परिपक्वता के काल में किसी भी वक्त प्रजनन
होता है, कोई भी वक्त में ये प्रजनन कर लेंगे। जैसे कि अगर पशु की बात करो, दुधारू जितने भी गाय भैंस है, ये देखते होगे ना, जब बछड़े को जन्म देंगे ना तो कोई भी ठंडा हो, कोई मतलब नहीं, गर्मी हो, किसी भी वक्त बच्चे को जन्म दे देता है। मुर्गियां हो गई, चाहे चूहा हो गए, खरगोश हो गए, रानी मधुमक्खी, चाहे मनुष्य हो गए, ये सब सतत प्रजनन के अंदर आते हैं। ठीक, यानी कोई समय नहीं है, समय पीरियड नहीं होता जो इसी काल में जनन करनी है। ठीक, लेकिन अगर मौसमी प्रजनन की बात करें तो उसमें एक निर्धारित काल होती है, पीरियड होती है जिसमें वो जनन करते हैं। ठीक, आगे वो देखें। हाँ, आगे जो अथी है मधचक्र और रजचक्र, इसके बारे में आप थर्ड चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ोगे। यहाँ पे बुक में आपके दिया हुआ है तो थोड़ा सा जान लेते हैं। मधचक्र क्या है? यह अप्रेमेटस स्तनधारी मादाओं के अंडाशय एवं प्रजनन मार्ग व हार्मोन में होने वाले चक्रीय परिवर्तन की श्रृंखला है। ठीक, यानी कि एक श्रृंखला है चक्रीय जो हमेशा होते रहता है। ठीक, जैसे कि गाय भैंस बिल्ली चूहा भेड़ इत्यादि में जो होते हैं उसे हम लोग इसको आर्तव चक्र कहते हैं बुआ। ठीक, आर्तव चक्र, सामान्य भाषा में बात करें तो पीरियड कहते हैं आर्तव चक्र। आर्तव चक्र, आर्तव चक्र कहते हैं। तो जो गाय बिल्ली थी चूहा कुत्ता भेड़ जो होते हैं उसमें मध चक्र पाए जाते हैं। ठीक, और रज चक्र जो होते हैं बुआ ध्यान से देखेंगे, यह चक्रीय परिवर्तनों का क्रम है जो रजो दर्शन से लेकर रजो निवृत्ति तक मादा प्राइमेटस के अंडाशय एवं प्रजनन मार्ग व हार्मोनल स्राव होता है। जैसे बंदर लंगूर मनुष्य। देखो, एक टॉपिक है वो रजो दर्शन, इसको समझ लेंगे, और रजो निवृत्ति क्या है इसको समझ लेंगे। तो रजो दर्शन जो होते हैं बुआ, जो फर्स्ट टाइम आर्तव चक्र आता है, मासिक धर्म जो आता है फर्स्ट टाइम जो आएगा, भारत जब किशोरावस्था में ये मादा में होती है, जब मादा किशोरावस्था में जाती है तो वहां जो फर्स्ट टाइम में आर्तव चक्र आता है उसको हम लोग कहते हैं रजो दर्शन। क्या कहते हैं? रजो दर्शन, मतलब दर्शन दिखाना। और लास्ट में जब खत्म होता है एक पीरियड आता है 50 से 60 वर्ष का, जो 55 वर्ष ये काल होता है, इसमें आर्तव चक्र जो होते हैं बंद हो जाते हैं। ठीक, तो उसको हम लोग कहते हैं रजो निवृत्ति। क्या कहते हैं? रजो निवृत्ति। और जो चल रहा है ये 12 से लेकर 55 तक 50 तक चला है उसको कहते हैं रजो धर्म। दिक्कत तीनों समझ गए? आगे देखते हैं। आगे है लैंगिक जनन की घटनाएं बुआ। ठीक, क्या क्या घटनाएं हैं देखेंगे। कहता है लैंगिक जनन की घटनाएं 3 विधि से होती है। क्या विधि से? 3 विधि से। निषेचन पूर्व घटना, निषेचन और निषेचन पश्चात घटना। निषेचन से पहले क्या होगा? निषेचन हम आपके पीछे की क्लास में अभी जस्ट बताए। निषेचन क्या है बताओ तो? निषेचन अभी जस्ट बताएं, इसी क्लास में बताएं निषेचन क्या है, बताओ तो कमेंट में फटाक से। निषेचन बुआ नर युग्मक एवं मादा युग्मक के मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। तो निषेचन से पहले क्या होगा, निषेचन में क्या होगा, निषेचन के बाद क्या होगा, ये 3 चीज को हम समझेंगे। तो निषेचन पूर्व घटना क्या है इसे देख लो। वे सभी क्रियाएं जो निषेचन होने से पहले होती है तथा नर एवं मादा युग्मकों को मिलने के लिए तैयार करते हैं। ठीक, तो वो कहलाते हैं हमारे निषेचन पूर्व। ये होते हैं 2 प्रकार के निषेचन से पहले, 2 प्रकार, ये 2 प्रकार से निषेचन पूर्व घटना होती है। पहला होता है युग्मक जनन और दूसरा होता है युग्मक स्थानांतरण। युग्मक जनन में होता है बुआ, इसमें नर युग्मक एवं मादा युग्मक का निर्माण होगा, यानी कि शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण होगा। ठीक, तो उसको हम लोग कहते हैं युग्मक जनन, जो कि आएगी निषेचन पहले, निषेचन से पहले ही ना होगी, क्योंकि निषेचन से पहले ही अंडाणु शुक्राणु बनेगा, तब ना वो मिलेगा तो निषेचन करेगा। तो पहला जो इसकी प्रकार है वो युग्मक जनन है, जिसमें नर युग्मक यानी अंडाणु एवं मादा युग्मक, नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु दोनों बनते हैं। ठीक, उसके बाद युग्मक का स्थानांतरण होते हैं। कहता है नर युग्मक एवं मादा युग्मक एक दूसरे के निकट पहुंचते हैं। ठीक, यानी कि एक दूसरे के निकट पहुंचेंगे, पहले तो बन जाएंगे, दूसरे बार निकट पहुंचेंगे, पहुंचने के बाद निषेचन की क्रिया होगी। पहुंच गया, वहां पहुंचा दिए, अब उसके बाद निषेचन की क्रिया होगी। ठीक, अब देखो युग्मक जनन भी बुआ 2 प्रकार के होते हैं। युग्मक जनन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं समयुग्मकी, एक होते हैं विषम युग्मकी। ठीक, समयुग्मकी क्या है? जब युग्मक का आकार समान होते हैं उसे हम समयुग्मकी कहते हैं। जो उसमें पता नहीं चलेगा नर युग्मक कौन है एवं मादा युग्मक कौन है।
जैसे मनुष्य की युग्मक की बात करें तो नर युग्मक बड़ा छोटा होता है, मादा युग्मक बड़ी होती है। लेकिन क्लेडोफोरा की बात करेंगे तो इसमें आप पहचान ही नहीं पाइएगा जी कौन नर युग्मक है कौन मादा युग्मक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ दिखाऊं आपको, अगर मैं यहाँ की बात करूं, आपको जूम नहीं हो रहा है, हाँ ये रहा। अगर मैं देखो यहाँ आपको दिखाना चाहूँ, ये ये आप जो देख रहे हो ये है क्लेडोफोरा। इसमें आपको पता नहीं चलेगा नर युग्मक कौन है मादा युग्मक कौन है, ठीक। और वही अगर हम विषम युग्मक की देखें तो जब युग्मक का आकार भिन्न होते हैं तो उसे विषम युग्मक ही कहते हैं। जैसे फ्यूकस और मादा युग्मक, जैसे देखो यहाँ पे ये देख रहे हो, ये हमारा फ्यूकस, ये है हमारा फ्यूकस बुआ। यहाँ पर देखो ये छोटा सा जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये हमारा नर युग्मक, और ये जो बड़ा सा दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये हमारा मादा युग्मक, ठीक। क्योंकि इसमें साफ साफ पता चल रहा है नर युग्मक छोटा है, मादा युग्मक बड़ा है। मनुष्य की अगर मैं बात करूं तो यह है मनुष्य का युग्मक, इसमें नर युग्मक छोटा होता है, मादा युग्मक बड़ी होती है। दिक्कत, ठीक। खत्म हो गया। अच्छा, आज की जो क्लास थी वो इतना ही थी। पहला पार्ट आपने देख लिए, ये सेकंड पार्ट था, थर्ड पार्ट भी आएगी क्योंकि एक साथ मैं वीडियो में तीनों बना नहीं पाया क्योंकि पीपीटी तैयार नहीं हो पाई थी पूर्ण तरह से। मेरे को खुद पीपीटी तैयार करना होता है, खुद वीडियो शूट करनी होती है, जिस कारण से मैं पीपीटी पूरा तरह तैयार नहीं कर पाया। आज कर दूंगा, कल वो भी वीडियो अपलोड हो जाएगी, आप देख लीजिएगा। तो आप पहले ये दोनों वीडियो देख लीजिएगा, इसका प्रॉपर नोट्स आप बना लीजिएगा अच्छे से। डाउट होगा तो फिर मेरे को कमेंट में आकर फिर भैया बोलिएगा भैया मुझे यहाँ पे डाउट था, ये ऑप्शन मतलब ये टॉपिक में समझ नहीं पाया, मैं फिर आपको समझा दूंगा वो टॉपिक, ठीक। तो पूरा वीडियो को पूरा देखने के बाद हमको बताना। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। मन लगा कर पढ़ो बच्चों, ठीक।